सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा। और जब मैं समझ गया कि उनकी विकलांगता और असहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गांव-गांव में जाऊं, लोगों को भारत की कथा सुनाऊं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में। तो इतना तो करें कि पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना बंद कर दें। और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा और 20 साल में ये देश फिर सोने की चिड़िया हो जाए। तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूं कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप चाहें तो ये देश को बचा सकते हैं। आप क्या करें, जितनी विदेशी कंपनियों को सरकारें बुला रही हैं और उनको लूट का लाइसेंस दे रही हैं, उन कोई भी कंपनी का सामान आप मत खरीदिए, क्योंकि विदेशी कंपनी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए। हम भारतवासी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो वो भाग जाने वाले हैं। गांधी जी ने यही समझाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है तो उसका सामान खरीदना बंद करो। लोकमान्य तिलक ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद करो। तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। तो अगर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर बहिष्कार करो तो आजादी बच पाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं। सरकार ने तो उदारीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को। आप भारतीय नागरिक एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरीदेंगे नहीं, तो ये लूट बंद हो जाएगी और भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और समृद्धशाली भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू करो, पेप्सी कोका कोला पीना बंद करो। और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पिए, आपके पड़ोसियों को कहो वो भी ना पिए। धीरे धीरे पूरे बोलांगीर में पेप्सी कोक बिकना बंद हो जाए, फिर 1 जिले में हुआ तो 2 जिले में हो जाए, 2 जिले से 10 जिले में हो जाए और धीरे धीरे संपूर्ण उड़ीसा में हो जाए, फिर पूरे भारत में हो जाए। तो हर साल इस देश का हजारों करोड़ रुपए बच जाए। फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है, हम पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? आप नारियल का पानी पियो, संतरे का रस पियो, मौसम्मी का रस पियो, गन्ने का रस पियो, दही की लस्सी पियो, गाय का दूध पियो, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, जितने रुपए का हम पेप्सी कोक पीते हैं उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए, संतरे का रस पिए, तो भारत के 10 साल में सभी किसान करोड़पति हो जाएंगे। मात्र 10 साल। अगर भारतवासी विदेशी पेप्सी कोक बंद कर दें पीना और स्वदेशी गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस पीने लगे, तो जितने रुपए का पेप्सी कोक बिकता है साल में, इतने ही रुपए का गन्ने का रस, मौसम्मी का रस बिके साल में, तो 10 साल में हर किसान करोड़पति हो जाए। माने हम भारत में क्रांति कर सकते हैं। जो इतनी गरीबी की हालत में आज किसान हैं, इनको अमीर बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं। पेप्सी कोक पीना बंद करें और थम्स अप, लिम्का, सिट्रा पीना बंद करें। दूसरे दें तो भी ना पिए। और आप अगर यहां से शुरू करें अपने जीवन को तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा। आज आपने पेप्सी कोक पीना बंद किया, कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीदें, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेस्ट। और क्यों ना खरीदें? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया, वो बात हमेशा याद रखिए, जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनकी क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। कॉलगेट क्लोजअप में बहुत विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलगेट क्लोजअप बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से, बोन पाउडर से। एक बार हमने कॉलगेट क्लोजअप कंपनी के अधिकारियों को एक पत्र भेजा और कहा कि आप विज्ञापन में बोलते हो कि कॉलगेट में कैल्शियम है, फास्फोरस है, टूथपेस्ट में कैल्शियम फास्फोरस कहां से आता है? तो वो कहते हैं कि जो वस्तु से हम टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस है। अब वो वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा मरे हुए जानवरों की हड्डियां। हड्डियों में बहुत कैल्शियम फास्फोरस होता है। फिर मैंने पूछा वो कौन से जानवरों की हड्डियां हैं? तो उन्होंने कहा सुअर की हड्डियां, पिग्स की, गाय की हड्डियां, भैंस की हड्डियां, बकरी, बकरा, इन सब की हड्डियां, इनमें कैल्शियम फास्फोरस है। मैं पूछा कहां से लाते हैं हड्डियां? तो कहते हैं भारत में 3600 कत्ल खाने चलते हैं, हर साल 4.5 करोड़ पशु कटते हैं, उनका मांस बाजार में बिक जाता है, हड्डियां कोई खरीदता नहीं तो हम ले लेते हैं, उन्हीं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं,
पाउडर बना के मशीन में डालकर उससे टूथपेस्ट बनाते हैं। और भारत के पढ़े लिखे शाकाहारी नागरिक रोज सवेरे सवेरे ये हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं और भगवान को पूजा करके आते हैं। कुछ नागरिक मैंने ऐसे देखे हैं जो उपवास करते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों की चूरी घिस के उपवास करते हैं। 10-10 दिन उपवास करते हैं बिना पानी का, लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों का पाउडर घिस लेते हैं। और किसी किसी को मैं पूछता हूं, भाई कॉलगेट क्यों करते हो? तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शैम्पू में भी बनता है, झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है। शेविंग क्रीम में तो सबसे ज्यादा बनता है। शेविंग क्रीम ही लगा लिया करो दांतों पे, शैम्पू रगड़ लिया करो दांतों में, क्योंकि बहुत तेज बनता है, बहुत झाग बनता है। इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में जिनको समझता नहीं है कि झाग बनता है तो वो क्वालिटी नहीं है, खतरा। क्योंकि झाग बनाने के लिए कॉलगेट क्लोजअप में एक केमिकल डाला जाता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, और वो कैंसर करता है। दुनिया के सारे देशों में, अमेरिका और यूरोप के देशों में डॉक्टर लोग कहते हैं मरीजों से कि टूथपेस्ट वो खरीदो जिसमें झाग ना बने, माने सोडियम लॉरेल सल्फेट से मुक्त हो। और भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। और यूरोप और अमेरिका में जो टूथपेस्ट को झाग बनता है, उस टूथपेस्ट के डब्बे पे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, टूथपेस्ट आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसी चेतावनी लिखी रहती है। हम मालूम ही नहीं है भारतवासियों को कि कितना खतरा है टूथपेस्ट करने। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये पेस्ट मत करो, नहीं तो कैंसर की शक्यता है, कैंसर होगा आपको। मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करना है तो दातुन करो ना, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंजी का दातुन, कीकर का दातुन। दातुन नहीं मिले तो दंत मंजन करो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, वीको वज्रदंती, कोई भी दंत मंजन। दंत मंजन घर में बना लो, बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, दोनों को मिलाओ, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के दांत पे घिसो, बहुत अच्छा दंत मंजन। कोई गांव ऐसा नहीं जहां दंत मंजन ना मिले, तो दंत मंजन करो, वो अच्छा है। दांत भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे, और देश का धर्म भी बचेगा। ऐसे एक तीसरा निवेदन है कि जितनी विदेशी शेविंग क्रीम है, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमिक, शेल्टन, डिटॉल, इनका भी प्रयोग मत करो। तो आप बोलोगे शेविंग क्रीम का प्रयोग न करें तो शेव कैसे बनाएं? शेव बनाने का एक नया तरीका बताता हूं। थोड़ा गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से चेहरे की मालिश करो, फिर थोड़ा दूध ले लो, दूध को चेहरे में रगड़ो, 2-3 मिनट के बाद रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेव होती है। मैं 6 साल से कर रहा हूं और इसके 4 लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि दूध लगाओगे तो चेहरे की त्वचा एकदम नरम हो जाती है, सॉफ्ट। तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है। पहले मैं शेविंग क्रीम से शेव करता था तो एक ब्लेड से मुश्किल से 2-3 बार शेव होती थी। अब दूध लगा के करता हूं तो 10 बार होती है, ब्लेड का खर्चा बचा। दूसरा लाभ यह है कि दूध लगाओ चेहरे पे तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है। तो चेहरे में रोज दूध लगाओगे, गंदगी निकल जाएगी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा एकदम स्वच्छ और साफ हो जाएगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोगट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं। दूध से दाढ़ी बनाओ, मिल्क शेविंग करो। फिर आप बोलोगे जी दूध नहीं है तो दही से बना लो, दही से भी दाढ़ी बनती है। थोड़ा दही लगाओ, रगड़ लगो और रेजर चलाओ, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। दही से जब मट्ठा बनाते हैं, छाछ बनाते हैं तो क्रीम निकलता है, वो क्रीम से दाढ़ी बनाओ तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती है। तो दूध से, दही से दाढ़ी बनाना शुरू करो, तो परिणाम क्या होगा? दूध दही की बिक्री बढ़ेगी, तो मुनाफा सब किसानों के पास जाएगा और किसान अमीर हो जाएंगे इस देश में। ऐसे ही स्नान करने के लिए विदेशी साबुन मत खरीदो, लक्स, लाइफ बॉय, लिटिल रेक्सोना, पियर्स, ये सब विदेशी है। साबुन ही खरीदना है तो स्वदेशी खरीदो। निर्मा, नीमा, मैसूर संदल, चंद्रिका, मेडिमिक्स, कुटीर, मार्गो, ये सब स्वदेशी है। और आप चाहो तो बिना साबुन के नहाओ। आपको मालूम है भारत देश में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है महाशिवरात्रि का, उसमें शंकर भगवान को स्नान कराते हैं। किससे? साबुन से। शंकर जी की जॉनसन एंड जॉनसन से नहाते हैं, देखा है कभी? या लक्स लगाते हैं, मालूम? सारे लोग भगवान जी को नहलाते हैं दूध से और खुद नहाते हैं साबुन से। कितने मूर्ख हैं! भगवान जी को दूध से नहलाते हैं, खुद साबुन लगाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हासन जिले में एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थान है श्रवणबेळगोला, वहां पर महामस्तिका अभिषेक हुआ और दूध से,
और जितने जैनियों ने महामस्तिका अभिषेक दूध से किया वो खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग। अब भगवान जी दूध से नहाते हैं तो आप भी नहाओ। और भारत में एक कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी भी ये नहीं कहता कोई साबुन नहाओ और पूतो फलो। दूध से नहाओ तो पूतो फलो। तो दूध से नहाना शुरू करो। आप कहोगे जी दूध बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए लीटर में दूध आता है, 150 रुपए किलो साबुन है। साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम है, 150 रुपए किलो दूध है, 20 रुपए किलो, तो दूध साबुन से सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा है। दूध से स्नान करो तो गंदगी निकलती है और त्वचा को कभी कोई रोग नहीं आता। तो दूध का स्नान देश की अर्थव्यवस्था को बदलता है, आपके शरीर को भी सुरक्षित रखता है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं, 5 स्टार जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं दुनिया में, सभी जगह मिल्क से ही क्लींजिंग होता है, त्वचा की सफाई दूध से ही होती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया में। तो आप भी दूध से नहाइए। दूध से नहीं नहा सकते तो दूध में चने का आटा मिला के नहाइए, माने बेसन मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, उसको रगड़ के नहाइए। मुल्तानी मिट्टी आती है, उसको दूध में मिलाइए, उसका पेस्ट बनाकर नहाइए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं हमारे घर में, साबुन की जरूरत नहीं। जितना बन पड़े विदेशी वस्तुओं से दूर रहिए। विदेशी कॉस्मेटिक्स कभी मत खरीदिए। फेयर एंड लवली, क्लियर सिल्क, क्लियर टोन, इरेस्मी, किमामी, पॉन्ड्स, और मैंने आपसे बताया कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बनाए। ये सब मूर्ख बनाते हैं। हमने फेयर एंड लवली क्रीम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, वो एकदम चिक्कट काला है, मद्रासी है, तमिल है, और इतना काला है जैसे उल्टा तवा होता है ना जिसमें रोटी बनाए, उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। और 20 साल से फेयर एंड लवली लगाता है, अभी तक गोरा हुआ नहीं। तो उसकी तरफ से हमने मुकदमा लगाया है कोर्ट में। अब मजा क्या आया कि जिस जज की अदालत में केस आया वो जज कहता यार मेरे घर में भी यही समस्या है। तो उसने ऑर्डर दे दिया। अब उसके ऑर्डर से हुआ यह है कि तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बिकना बंद हो गया, लेकिन उड़ीसा में बिक रहा है। और जो फेयर एंड लवली तमिलनाडु में काम नहीं कर रहा वो उड़ीसा में कैसे करेगा? इसलिए आप ये फेयर एंड लवली बंद करो। फिर आप बोलोगे क्या लगाएं? कुछ मत लगाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप बोलोगे जी क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। स्मार्टनेस क्रीम पाउडर से नहीं आती, स्मार्टनेस गुण, कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत स्मार्ट। आप जरा सोचो, हमारे समाज में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे याद करते हैं? मर गया बेचारा, कितना ईमानदार था, मर गया बेचारा, कितना देश का काम करता है। कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा, कितना गोरा था? कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा, कितना फेयर एंड लवली लगा था? सुना है कभी ऐसा? मरने के बाद व्यक्ति की सुंदरता याद नहीं की जाती, त्वचा का रंग भी याद नहीं किया जाता, उसके कर्म याद किए जाते, गुण याद किया जाता। तो गुण कर्म को अच्छा बनाओ, स्वभाव अच्छे बनाओ, तो आप बहुत स्मार्ट। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कुछ होने वाला नहीं। और मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जब भी बीमार पड़ो तो विदेशी दवाएं कभी मत खाओ। एनासिन, नोवाल्जिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीजन बूटाजोन, जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं एलोपैथी, ये बिल्कुल मत खाओ, गलती से भी मत खाओ। फिर आप बोलोगे तो क्या करें, बीमार पड़ गए तो मर जाए क्या, दवा नहीं खाए तो? मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवा खाओगे तो जरूर मर जाओगे। ये मैं आपको चाहो तो लिखकर दे सकता हूं स्टाम्प पेपर कि आपने अगर अंग्रेजी दवाएं खाई तो जरूर मरने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर दवा के साइड इफेक्ट है। कोई दवा किडनी खराब करती है, कोई लीवर खराब करती है, कोई आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है, कोई लंग्स को खराब कर देती है, कोई कैंसर कर देती है, कोई कुछ करती है। अंग्रेजी दवाएं एक भी अच्छी नहीं। और अंग्रेजी दवाओं को दुनिया भर में फैलाने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी अब उससे परेशान है और कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो क्या करें, बीमार पड़ जाए तो भारतीय स्वदेशी दवाएं खाइए। आयुर्वेदिक दवाएं गांव-गांव में मिलती हैं, हर जगह उपलब्ध है, उनका प्रयोग करें। और आयुर्वेदिक दवाएं आप कहेंगे बहुत महंगी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक दवाएं बाजार से मत खरीदिए, आपके घर में बहुत सारी दवाएं हैं, उनका उपयोग करें। आप कहेंगे घर में आयुर्वेदिक दवाएं कहां? आपके घर में जो रसोई चलती है ना, किचन, उसमें सब दवाएं ही दवाएं हैं।
आप जिनको मसाला कहते हैं, मसाला कुछ भी नहीं है, सभी मेडिसिन है। आपको पता नहीं है कि उनका उपयोग क्या है। हमारे किचन में, हमारे रसोई में एक भी ऐसी औषधि नहीं है जो काम ना करे शरीर को। मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में 148 औषधियां हैं जो जीवन पर्यंत आपके काम आती है। पता कर लीजिए कि वो किस काम आती है। जैसे एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के दो स्वरूप हैं हमारे यहाँ। एक तो सूखी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ताजा हल्दी आती है, उसका रस निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ताजा हल्दी का रस एंटी कैंसरस माना जाता है, और अमेरिका ने हल्दी पर जो पेटेंट लिया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। आप पूछेंगे क्या है उसमें? ताजा हल्दी जो होती है, फ्रेश जो टर्मेरिक है, उसका जब रस निकालें तो उसमें करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है। यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है। इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप चाहेंगे तो जीवन पर्यंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस 1 चम्मच रोज सुबह पीते रहें तो। और पाउडर वाली हल्दी जो है, सूखी हुई हल्दी, वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसकी सबसे अच्छी दवा है। कभी भी सर्दी खांसी हुई है, हल्दी पाउडर लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए और पानी को चाय की तरह से पीजिए। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब ठीक होगा। हल्दी में थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए तो टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म होगी। खांसी कितनी भी खराब से खराब हो, हल्दी का रस गर्म करके और थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए, खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकेली एक हल्दी 13 बीमारियों को ठीक करती है। तो रसोई में ध्यान रखिए, बहुत अच्छी औषधि है ये। कभी बीमार पड़े तो इसका उपयोग करिए। ऐसी एक बहुत अच्छी दूसरी औषधि है मेथी दाना। पीले रंग का छोटा छोटा मेथी दाना होता है। इसको रात को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पीना शुरू कर दें सवेरे सवेरे तो डायबिटीज ठीक होती है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, 23 रोग ठीक हो जाते हैं खाली मेथी दाने के पानी से। आप में से अगर किसी को भी डायबिटीज है, आज से ही शुरू करिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालिए, सवेरे उस पानी को चाय की तरह से पीजिए और 3 महीने पी लीजिए, आपको डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और संधिवात है, अगर जॉइंट्स पेन होता है, अर्थराइटिस है, वो भी 10-12 दिन में ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कब्जियत रहती है, 8-10 दिन पानी पीजिए, ठीक हो जाए। खाली मेथी दाना 23 बीमारी ठीक करता है। ऐसे ही हमारे रसोई में एक औषधि है दालचीनी। एक दालचीनी 48 रोग ठीक कर देता है। मोटापा ज्यादा हो गया है तो दालचीनी से ठीक होता है। आदमी बहुत पतला है, वजन बढ़ाना है तो दालचीनी से बढ़ जाता है। दालचीनी से किसी भी तरह का बुखार माने फीवर खत्म होता है। दालचीनी से किसी भी तरह का टॉन्सिलाइटिस केस ठीक होता है। बिना ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस ठीक करना, दालचीनी बेस्ट मेडिसिन। एक दालचीनी 48 रोग में काम आती है। ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियां एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, सभी सब्जियां। लौकी की सब्जी है जिसको दूधी बोलते हैं, अगर इसका रस रोज सवेरे 1 गिलास पिए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट भी ठीक होता है। स्वामी रामदेव जी ने लाखों लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट खत्म कर दिया लौकी के रस से, और चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ। हमारे घर में बहुत मेडिसिन है, आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूं जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी। आप बीमारी मत पड़िए, स्वस्थ रहिए जीवन भर। स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार पड़े, दवा खाएं, दवा खा के स्वस्थ हो, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप बीमारी ना पड़े, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के 3-4 सूत्र हैं जो बहुत ही सरल हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दुनिया का सबसे अद्भुत है जो स्वस्थ रहने के तरीके बताता है। बाकी जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, वो सब कहते हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हमारे पास आओ, हम ठीक करेंगे। आयुर्वेद कहता है बीमारी मत पड़ो। अद्भुत है। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। उनमें से एक मैंने बहुत पढ़ा है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में 2000 सूत्र हैं किसी भी व्यक्ति को निरोगी होने के लिए। उस 2000 में से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उपयोग करता हूं। आज तक बीमार नहीं पड़ा। आप भी उपयोग करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे।
वो 4 सूत्र क्या है? बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको मेरे जीवन से देता हूं। पिछले 15 साल से मैं हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करता हूं। कभी उड़ीसा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं। अलग अलग जगह का खाना खाता हूं, अलग अलग जगह का पानी पीता हूं। कोई तकलीफ नहीं है मुझे, न डायबिटीज की तकलीफ है, न ब्लड प्रेशर की, न हाइपरटेंशन, न लो, कोई तकलीफ नहीं। 15 साल तो हो गया, मैंने कोई दवा नहीं खाई आज तक, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। ये अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से देखें। बाबा रामदेव हैं, 10-12 साल से योग के शिविर करते हैं, आज तक उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए। कैसे हो सकता है ये बहुत आसान है। आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को छोड़ दें तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। वो गलत आदतें क्या हैं, अगर हम उनको छोड़ें, स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहने के लिए 4-5 काम छोटे छोटे करें। सबसे पहला काम है जो आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहता है, शास्त्रों में कहा है, मैंने तो वहां से लेकर अपने जीवन में प्रयोग किया। वो सूत्र ये है कि भोजनांते विषमवारी, माने भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के जैसा है, अर्थात भोजन के बाद पानी ना पिए। ये एक सूत्र है, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर खाना खाया है तो 1 घंटे के बाद पानी पिए, कभी भी तुरंत पानी ना पिए। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जिस स्थान में खाना एकत्रित होता है उसको जठर कहते हैं। वहां पर अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि से ही भोजन का पाचन होता है। अब जैसे ही आपने खाना खाया, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, अब आपने ऊपर से गट पानी पी लिया, अग्नि शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करेगा। तो जितना आपका शरीर गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की गर्मी है, उतना ही गर्म पानी पिए। तीसरा सूत्र है, पानी कभी भी पिए तो सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, सिप कर करके, एक साथ गटगट पानी ना पिए। थोड़ा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, हमेशा सिप करके पानी पिए। तो इसका कारण क्या है? मुंह में जो स्लाइवा है, लार बनती है, वो ज्यादा अंदर जाती है सिप करके पानी पीने से। और स्लाइवा है, लार है, वही वात पित्त कफ को संतुलित रखता है। तो निरोगी होना बहुत आसान है। और चौथा और आखिरी नियम है जो मैंने अपनाया है, वैसे तो 2000 नियम है, वो है कि सवेरे सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह साफ करने से पहले भी पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, और उसके बाद टॉयलेट में जाएं। तो ये 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम, भोजन के बाद पानी न पिए, 1 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम, पानी हमेशा हल्का गर्म करके पिए। तीसरा नियम, पानी सिप करके पिए, बार बार, जब भी थोड़ा थोड़ा। और चौथा, भोजन सवेरे सवेरे सोकर उठें तो बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पिए। ये 4 नियम का पालन आप करें तो जीवन में रोग आएगा ही नहीं, आप निरोगी रहेंगे, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये 4 सूत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं 15 साल से निरोगी हूं। यही 4 सूत्र का पालन स्वामी रामदेव भी करते हैं, इसलिए उनको कोई रोग नहीं है। और वो चैलेंज से कहते हैं कि कोई डॉक्टर आके मुझे एग्जामिन करे और बता के दिखाए कि मुझे, फिर आप क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी आदतें बदल दीजिए, आप निरोगी हो जाएंगे, दवा खाने के चक्कर में ही फंसने की जरूरत है। ये आप समझ लो और दूसरों को समझा दो। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही, इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करो। तो परिणाम क्या होगा? विदेशी कंपनियों की दवाएं नहीं बिकेंगी, 35,000 करोड़ रुपए देश का बचेगा। विदेशी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स नहीं बिकेंगे, 14-15 हजार करोड़ वहां बचेगा। विदेशी कंपनियों का साबुन नहीं बिकेगा, मंजन नहीं बिकेगा, हजारों करोड़ रुपए। और मैंने पूरा हिसाब लगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद कर दें, विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद कर दें, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें, तो साल में 1,72,000 करोड़ रुपए बचेगा देश का, और 10 साल में ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये अभियान हम चलाएं तो देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया। अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं खुद भी सरकार में चला जाता। हाँ, मेरी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती इस देश में। जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं।
तो आप ये करें और हम करें, हम मिलकर करें। और ये होगा कैसे? अपने जीवन में एक सूत्र बनाएं, और वो सूत्र है बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। भारतीय बने तो इसमें 4 बातें आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतीय बनो, तो क्या क्या आधार हैं भारतीय होने के? 4 आधार होते हैं जिससे हम भारतीय होंगे। पहला आधार, भारतीय भाषा उपयोग करें। दूसरा आधार, भारतीय भूषा उपयोग करें, भूषा माने वस्त्र। तीसरा आधार, भारतीय भोजन करें। और चौथा आधार, भारतीय भेषज, औषधियों का उपयोग करें। ये 4 चीजें आप करेंगे तो भारतीय बनेंगे। और अंत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें जो जीवन के लिए आवश्यक है। भारतीय भाषा का अर्थ है, आपकी भाषा उड़िया है तो उड़िया प्रयोग करें, किसी की तेलुगु है तेलुगु, तमिल है तमिल, कन्नड़ है कन्नड़, मलयालम मलयालम, संस्कृत है संस्कृत, भारतीय भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी के चक्कर में ना फंसे। अंग्रेजी दुनिया की सबसे खराब भाषा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा अंग्रेजी में। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं, तुम फ्रेंच में भेजो। तो मैंने फ्रेंच में भेजा। थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूं। उनका उत्तर आया। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा, आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों नहीं करते? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है, काम फ्रेंच में होता है। मैंने पूछा, आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं करते? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश इज द मोस्ट रिडिकुलस एंड इडियोटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ी अवैज्ञानिकता किसी भाषा की है वो ये कि लिखना बोलना दोनों अलग अलग है। जैसे एक अंग्रेजी शब्द है सुनामी, तो बोलते हैं सुनामी, लिखते क्या है? TSUNAMI। तो बोलना चाहिए टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी। कहते हैं जी टी साइलेंट है तो क्यों लगा दिया, हटा दो वहां से अगर साइलेंट है। अंग्रेजी का एक शब्द है किचन, स्पेलिंग क्या है? KITCHEN। तो किटचेन, किटचेन, किटचेन होना चाहिए। वो कहते नहीं नहीं टी साइलेंट है तो क्यों घुसाया, हटा दो उसको बाहर। है मूर्खता के नहीं? लिखा हुआ है शब्द, बोलते नहीं। जब बोलना नहीं तो लिखते क्यों, हटा दो उसको। ये साइलेंट करने का क्या मूर्खता है? और कितनी पागलपन की भाषा है। PUT पुट, तो ब्यूटी पुट, अगर BUT बट तो PUT पट। कुछ उसका वैज्ञानिक आधार है। और अंग्रेजी इतनी दरिद्र भाषा है, शब्दों की संख्या नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सब अंकल है। काका, मामा, मौसा, फूफा, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का, सब अंकल अंकल अंकल। उड़िया में हो सकते हैं? काका मामा एक होते, मौसा फूफा एक होते, करके दिखा दो जरा। अंग्रेजी में सब अंकल ही अंकल, और सब आंटी ही आंटी। मैंने आंटी के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। और कुछ रिश्ते तो इतने खतरनाक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माने रिश्ता भी बाई लॉ, कानून से है, भावना में कुछ नहीं है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्या मूर्ख लोगों की भाषा। और अंग्रेजी की मूर्खता आप कल्पना नहीं कर सकते, उतनी है। शब्द जो है ना अंग्रेजी के इतने खतरनाक है, हमें मालूम ही नहीं है उनका मतलब क्या, हम तो इस्तेमाल करते रहते। कई बार मैं जो पढ़े लिखे इडियट लोग होते हैं ना, उनके घरों में जाता हूं तो वो अंग्रेजी में बोलते हो, राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ रियली शी इज योर मिसेज? तो वो पूछते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रियली? मैं कहता हूँ मिसेज का मतलब समझते? मिसेज का मतलब है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप रात बिस्तर में रह सकें, वो मिसेज होती है। माने वो वैश्या भी मिसेज होती है, कॉल गर्ल भी मिसेज होती है, धर्म पत्नी मिसेज नहीं होती। धर्म पत्नी को छोड़कर सब महिलाएं मिसेज होती। तो कोई कहता शी इज माई मिसेज, तो मैं पूछता हूं रियली?
तब वो बौखलाता है कि क्या बात है। मैं कहता हूं पहले भाई समझ लो फिर इस्तेमाल करो, नहीं तो करो मत।